आधी रात का वक्त, घना जंगल और आसमान से अचानक बरसने लगी मौत। हाल ही में नाइजीरिया से एक चौंकाने वाली खबर आई है। वहां की सेना ने देश के उत्तर पश्चिम में एक खुफिया ऑपरेशन में 100 से ज्यादा डाकुओं को मार गिराया। ये डाकू किसी बड़े हमले की साजिश रच रहे थे जब सेना के फाइटर जेट्स और ग्राउंड ट्रूप्स ने उनके ठिकाने को घेर कर तबाह कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे 100 डाकू एक साथ, ये कौन लोग हैं? सरकार और मीडिया इन्हें बैंडिट्स कहती है, लेकिन ये शब्द इनकी पूरी सच्चाई को बयान नहीं करता। ये कोई चंबल के डाकू नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने नाइजीरिया के एक बड़े हिस्से में अपनी एक अलग दुनिया बना ली है। एक ऐसी दुनिया जहां सरकार का नहीं, इनका कानून चलता है। तो चलिए आज हम इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं और जानते हैं कौन है ये बैंडिट्स, कैसे जमीन और पानी का एक छोटा सा झगड़ा देश के लिए सबसे बड़ा नासूर बन गया, और कौन है वो इनके दो खूंखार सरदार जिनके नाम से पूरा इलाका कांपता है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज की कहानी सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि कैसे सामाजिक और आर्थिक समस्याएं मिलकर एक ऐसे राक्षस को जन्म देती हैं जिसे काबू करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। नाइजीरिया के इन बैंडिट्स की कहानी शुरू होती है दशकों पुराने एक झगड़े से। एक तरफ थे हौसा समुदाय के किसान जो पीढ़ियों से खेती करते आ रहे थे, और दूसरी तरफ थे फुलानी समुदाय के चरवाहे जो अपने मवेशियों के लिए चरागाह और पानी की तलाश में घूमते थे। शुरुआत में ये छोटे मोटे झगड़े थे। कभी किसी किसान की फसल जानवर चर गए तो कभी किसी चरवाहे को पानी लेने से रोक दिया गया। लेकिन फिर दो बड़ी चीजें हुई, क्लाइमेट चेंज और बढ़ती आबादी। बारिश कम होने लगी, जमीन सूखने लगी और चरागाह सिकुड़ने लगे। जमीन और पानी के लिए लड़ाई खूनी होने लगी। इसी माहौल में कुछ फुलानी युवाओं ने हथियार उठा लिए। पहले वो अपने मवेशियों को बचाने के लिए लड़ते थे, फिर बदला लेने के लिए दूसरे गांवों से मवेशी चुराने लगे। यहीं से कैटल रसलिंग यानी मवेशियों की चोरी एक धंधा बन गया। लेकिन फिर उन्हें एक ज्यादा फायदेमंद धंधा मिल गया, इंसानों को अगवा करना। उन्होंने देखा कि एक मवेशी बेचने पर कुछ हजार मिलते हैं, लेकिन एक इंसान को अगवा करके उसके परिवार से लाखों की फिरौती वसूली जा सकती है। बस यहीं से जमीन का झगड़ा संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की एक खौफनाक इंडस्ट्री में बदल गया। आज के ये बैंडिट्स छोटे मोटे चोर नहीं हैं, ये हजारों की संख्या में हैं। ये मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आते हैं जिन्हें स्टील हॉर्सेस कहा जाता है। एक गैंग में 100 से 200 बाइकें होती हैं और हर बाइक पर 2 से 3 AK-47 धारी लड़ाके। इनका बिजनेस मॉडल एकदम साफ है, सामूहिक अपहरण। ये स्कूलों, कॉलेजों और हाईवे पर बसों पर हमला करते हैं और एक साथ दर्जनों और कभी कभी तो सैकड़ों लोगों को अगवा कर लेते हैं। ये इनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। अवैध टैक्स। ये गांवों में जाकर किसानों से कहते हैं, अगर अपनी फसल काटनी है तो हमें टैक्स दो, वरना हम तुम्हें अगवा कर लेंगे या तुम्हारी फसल जला देंगे। ये एक तरह की हफ्ता वसूली है जो इन्होंने पूरे इलाके में लागू कर दी है। अवैध खनन। सोने और दूसरे खनिजों की खदानों पर कब्जा करके ये अवैध खनन करवाते हैं और करोड़ों कमाते हैं। ये इतने ताकतवर हैं कि इन्होंने इन इलाकों से सरकारी पुलिस और प्रशासन को लगभग खदेड़ दिया है। यहां इनकी अपनी अदालतें हैं जहां ये खुद फैसले सुनाते हैं। हर आपराधिक दुनिया की तरह यहां भी कुछ बड़े नाम हैं। दो नाम सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। पहला, बेलो तुर्जी। इसे जमफारा का सबसे बड़ा और क्रूर बैंडिट किंगपिन माना जाता है। तुर्जी का नेटवर्क बहुत बड़ा है। वो कई बार सरकार से शांति वार्ता का नाटक भी कर चुका है, लेकिन असल में वो अपने इलाके का बेताज बादशाह है। उसकी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। दूसरा, डोगो गिडे। ये तुर्जी से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसका झुकाव अब जिहादी विचारधारा की तरफ हो गया है। गिडे का गैंग पूरी दुनिया में चर्चा में तब आया जब 2021 में उसने नाइजीरियाई एयरफोर्स का एक फाइटर जेट मार गिराया था। सोचिए, डाकुओं का एक गैंग इतना शक्तिशाली हो गया है कि वो देश की वायुसेना के विमान को गिरा रहा है। और यहीं से कहानी सबसे खतरनाक मोड़ लेती है। डोगो गिडे जैसे सरदार अब बोको हराम और ISWAP जैसे खूंखार आतंकवादी संगठनों के साथ हाथ मिला रहे हैं। अब फर्क समझिए, बैंडिट्स का मकसद है पैसा, जिहादियों का मकसद है इस्लामिक स्टेट बनाना। जब पैसे के भूखे अपराधी
और विचारधारा के भूखे आतंकवादी एक साथ आ जाएं, तो वो एक ऐसा कॉकटेल बनता है जो किसी भी देश को तबाह कर सकता है। बैंडिट्स को जिहादियों से मिलकर बेहतर हथियार और ट्रेनिंग मिलती है और जिहादियों को बैंडिट्स से जमीनी पकड़ और पैसा कमाने का नेटवर्क। तो नाइजीरियाई सेना का 100 बैंडिट्स को मारना एक बड़ी कामयाबी जरूर है, लेकिन ये उस बर्फ की चट्टान का सिर्फ ऊपरी सिरा है जो पानी के नीचे छिपी है। ये लड़ाई अब सिर्फ डाकुओं से नहीं है, बल्कि उस हाइब्रिड खतरे से है जो अपराध और आतंकवाद के मिलने से बना है। ये कहानी हमें बताती है कि जब सरकारें अपने लोगों की बुनियादी जरूरतों जैसे जमीन, पानी और सुरक्षा को पूरा करने में नाकाम रहती हैं, तो वो एक ऐसा वैक्यूम छोड़ देती हैं जिसे भरने के लिए तुर्जी और गिडे जैसे लोग पैदा हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ मिलिट्री एक्शन से इस समस्या को हल किया जा सकता है या इसके लिए किसी और चीज की जरूरत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।